नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डीसी फैमिली विद फुल एचडी में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए हर बार एक नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्रशंसित हमारे इलाके के सबसे कर्मठ व्यक्ति और जो कि हमारे ईमानदार भी और हमारे अभी वर्तमान में जो कि नेकना ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं, तो उनसे आप क्या मुलाकात कराते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो आपको ले चलते हैं सीधे नेकना ग्राम प्रधान जी श्री रमेश चंद जी से मुलाकात करने के लिए। तो रमेश चंद जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते। कहेंगे अपने बारे में। सबसे पहले सर बताओ, आपका जन्मभूमि और कहाँ आप पैदा हुए, कहाँ आपकी आपकी लाइफ जर्नी हुई शुरू हुई, तो आप हमें अपने दर्शकों को ये बात बता दीजिएगा। धन्यवाद हेमू भाई आपका। सबसे पहले तो मैं आज आपको मातृ दिवस के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर, आपको बधाई बहुत बहुत। और अपने आपके इस चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को भी मातृ दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आपको एक विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि आपने हमारे इस पहाड़ की दुर्गम स्थितियों को उजागर करने के लिए और लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। इसके लिए भी आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद धन्यवाद। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात कराऊं, बहुत बातचीत कराऊं। और उन जनप्रतिनिधियों से मैं भी यही गुजारिश करूंगा कि जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, जिस तरह से हमारे पहाड़ बर्बाद हो रहे हैं, पलायन बढ़ रहा है, इनको हम कैसे यहाँ पर रोका जाए और एक नई जागरूकता, एक हमारे जो नवयुवक हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इस बारे में मैं भी अपनी राय रखूंगा। और अपने जनप्रतिनिधियों तो जिनसे मैं आपको मिलाऊंगा, उनसे भी इस बात के लिए कहूँगा कि इसमें अपनी विचार रखें। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम रमेश आर्य है और मेरा जन्म स्थान यही नेकना में ही हुआ था सन 1973 में। और कल को मेरा जन्मदिन भी है, 15 मई को। और हाई स्कूल की पढ़ाई तक मैंने यहीं राजकीय इंटर कॉलेज खरकीना में की। उसके बाद मैं रामनगर चले गया। मेरे बड़े भाई श्री वीरेंद्र आर्य जी वहाँ पर प्रयोगशाला से आए थे, मैं उन्हीं के सानिध्य में वहाँ पर रहा। वहीं से मैंने जो है स्ट्रगल किया। हाई स्कूल फिर मैंने वहाँ से प्राइवेट में पास किया। फिर इंटर के लिए मैं फिर विकासन इंटर कॉलेज में प्राइवेट से फॉर्म भरा। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन रामनगर से की और उसके साथ साथ ही मैं कार्य भी करता रहा। ये सब मैंने व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षाएँ पास की। और एक मैं आपको जानकारी बताऊँ कि मैंने शॉर्ट हैंड से भी डिप्लोमा किया। मैंने हिंदी शॉर्ट हैंड का कोर्स भी किया। मैं उन सभी अपने जागरूक भाइयों से, अपने छोटे भाइयों से जो इस समय अध्ययनरत हैं और रोजगार की तलाश में, और जो ये कहते हैं कि यार पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, या बीए करके क्या करना है, एमए करके। शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिससे हम किसी भी लड़ाई को लड़ सकते और जीत सकते। हम पहाड़ में इस चुनाव में मैं यहाँ पर आया और मैंने चुनाव लड़ा। मेरे गांव के लोगों ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे पसंद किया, वोट दिए। और मैंने भी भरसक प्रयास किया कि मैं उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरूं। जहाँ तक बात है पलायन की, तो ये बहुत ही दर्द का विषय है। मैं उन सभी श्रोताओं से और उन लोगों से जो हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से पलायन कर चुके हैं और उन्होंने बाहर के शहरों में, अन्य शहरों में एक अच्छी वहाँ पर पोजीशन बना ली है। अधिकतर क्या होता है कि हम लोग, मैं खुद रामनगर में रहता हूँ और रामनगर से ही मैंने जो है सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग करना शुरू किया। वहीं से मैंने बोलना चालना सीखा। मेरा सामाजिक कार्यों में, या कहिए कि जीवन शैली में जो है रामनगर का बहुत बड़ा हाथ है।
वहीं से मैंने सब कुछ सीखा, बोलना चालना पढ़ना लिखना सब मैंने वहीं से सीखा। और उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम जो हमने यहाँ सीखा है उसको हम पहाड़ में प्रयोग करें। तो मैं उन सभी भाइयों से जो हमने, चाहे वो कहीं भी हैं, किसी भी शहर में हैं, चाहे छोटे शहर में या बड़े शहर में, वहाँ पर उन्होंने अच्छी पोजीशन प्राप्त की है, उसका 10% भी अगर वो पहाड़ में इन्वेस्ट करते हैं, अपने अनुभव यहाँ शेयर करते हैं अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, तो हमारे युवाओं को जो एक रास्ता जो है अलग से मिलेगा। उनका रुझान भी जो है पहाड़ की तरफ बढ़ेगा। और एक चीज मैंने और यहाँ पर एक देखी कि हमारे पहाड़ पर एक कहावत है कि हमारे बुजुर्ग लोग हमको दुआ ले दीनी तो मुझे ये कहनी कि तेरे भली जाए नौकरी लग जाए। नौकरी नौकरी है, व्यवसाय व्यवसाय है। मैंने भी 15 साल में नहीं किया नौकरी की। उसके बाद मैंने अपना स्वरोजगार की तरफ आकर्षित हुआ, मैंने संघर्ष किया और एक अपने हिसाब से मतलब वहाँ पर मैंने अच्छा मतलब मुकाम हासिल किया। तो मैं उन सभी अभिभावकों से भी, माता पिताओं से भी और उन युवाओं से भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि एक नौकरी की तरफ ना हो करके अपना व्यवसाय की तरफ भी रुख अपनाएं। व्यवसाय में जो है, व्यवसाय एक भवसागर है, इसकी कोई सीमा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम देखते हैं कि हमारे भाई लोग 10-10, 12-12 हज़ार में जो है वहाँ 12-12, 14-14 घंटे की नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद उसमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो 10-12 हज़ार रुपये घर में नहीं मिलते। व्यावसायिक सोच जहाँ पर से प्रकट होती है, जरा संघर्ष तो उसमें करना पड़ता है, लेकिन उसकी मंजिल बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम अक्सर यहाँ पर मैं पहाड़ में देखता हूँ कि उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली या बहुत से बात अगर ठीक ठाक पैसे वाला तो उसने कर दिया, उसके बाद 2-4 साल में क्या हो गया, दुकान में उधार फंस जाता है और गाड़ी में जो है घाटा आना। तो ये गाड़ी और ये दुकानदारी ही व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय कई तरीके से होते हैं। हमारे यहाँ पर पहाड़ में बहुत संभावना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अभी मैं मासी सोमनाथ मेला इतना बड़ा लगा था, उसमें मैंने देखा कि अधिकतर लोग वहाँ पर जितने भी दुकानदार थे, छोटे दुकानदार थे, सब बाहर जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? आखिर हम लोग क्यों आकर्षित नहीं हो पाते? इस तरफ कौन सोचेगा? जब तक हम ये सोच नहीं लाएंगे तब तक हमारा पहाड़ में पलायन नहीं रुक सकता। और अन्य कई बातें हैं, चुनाव की बात है, अभी चुनाव फिर आने वाले हैं, डंडे और झंडे पहुंचना शुरू हो जाएंगे और हमारे युवा उस बहती गंगा में जो है नहाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जितने सक्रिय हम चुनाव में होते हैं, उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद जो जीतने वाला होता है वो जीत जाता है, जो हारने वाला होता है और जो डंडे झंडे उठाने वाले होते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं। उसके बाद हमारे गांव में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं रहता। विकास तब होगा जब घर घर से आवाज, जब हर घर से आदमी जागरूक। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक प्रधान के तौर पर मैंने यहाँ पर बहुत महसूस किया, कोशिश भी की कि किसी न किसी से मैं हर घर से बंदे को निकालूं और वो अपने जो है समस्याओं के बारे में कम से कम बोलना तो सीखे। हमारे पास यहाँ पर कोई युवा ऐसा नहीं है उनको बोलना ही नहीं आता। और वैसे तुम चौराहा में चला जब तो कहें जाओ रामायण महाभारत सब। तो ये चीजें हैं, हमें पहाड़ में पलायन रोकने के लिए, पहाड़ को जिंदा रखने के लिए, ये व्हाट्सएप में फेसबुक में पहाड़ नहीं बस धरातल। ये हमारा जो हम एक सोच लेके आए थे यहाँ पर, 3.5 साल मुझे यहाँ पर हो गया, लेकिन जिस सोच से मैं यहाँ पर आया था वो सोच हमको जो है कोई उसका वो नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला और जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है। जनता का
मैं ये भी जानता हूँ कि 100% कॉपरेशन कहीं नहीं होता, कॉपरेट कहीं नहीं होता। सिर्फ 10% लोग जागरूक हो जाए तो पहाड़ का कायाकल्प होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहाड़ में वो नहीं। और फिर ये कोरोना ने तो सारे समीकरण पर बदल दिए। इस कोरोना काल ने जो लोग कहते थे कि हमने पहाड़ में क्या करना है, वो ढूंढते हुए आए कि मेरा घर कहाँ पर है। यह हकीकत है। तो एक कई गांव में हमने देखा, मैं अधिकतर जो है हमारा विकासन बहुत विकट परिस्थिति वाला है। मैं काफी गांव में गया हूँ, तो पलायन से कई लोगों ने पलायन को एक अवसर के रूप में लिया, और वो जो है आज ठीक ठाक पहाड़ में अपना रोजगार शुरू किया। चाहे उन्होंने टॉफी बेचना ही शुरू करा, नमकीन की फैक्ट्री डाली या कुछ भी करा। कई लोग, ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं हुए, काफी लोग जो है उसमें सक्सेस हुए। तो इसलिए मैं सभी अपने दर्शकों से, श्रोताओं से यही कहूँगा कि पहाड़ को केवल व्हाट्सएप फेसबुक में मत समझो। पहाड़ हमारा विस्तृत है और यहाँ पर संभावनाएं भी। जरूरत यह है कि इन संभावनाओं को तलाशा जाए और लोगों के सामने रखा जाए, तब जाके हमारे पहाड़ का विकास, पहाड़ का पलायन तभी। सर के द्वारा बहुत सारे काम धरातल पर दिखाए गए हैं, जिनको हम आपको उनकी अगली वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि आज हमारे पास जरा समय की कमी है। और हम लोग सर से थोड़ा ये बात पूछना चाहेंगे कि पहाड़ों में रोड तो घर घर पहुंच गई है, सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन बात सबसे इसकी प्रॉब्लम है कि अब वहाँ लोग नहीं रह गए। हमारे जितने भी भाई बंधु शहरों की तरफ रहते हैं, अगर वो एक ये सोचते हैं कि हमारी यहाँ शिक्षा की कमी है, मतलब कि यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं होती है, इसलिए हम अपने बच्चों को लेकर शहर जा रहे हैं। तो अगर आप इस बारे में कुछ बताना चाहोगे कि यहाँ की शिक्षा कैसी है, यहाँ अगर हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहो वहाँ की, क्योंकि अगर यहाँ अगर रोजगारी कमी है, अगर कमाने वाला शहर की तरफ चला गया वो तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप इनकम भी बहुत जरूरी है आज के लाइफ के लिए। अगर वो अपनी फैमिली को पहाड़ों की तरफ रखता है तो क्या उनके फैमिली को यहाँ कोई फायदा होगा उससे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जहां पर शिक्षा की बात है, मैं इस बात को कई मंचों से भी कह सकता हूँ, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं। मैं अधिकतर यहाँ पर काफी मंचों में जाता हूँ, कभी मीटिंगों में जाता हूँ, और जिस भी गांव में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, तो वहां पर हमारी एक ही मांग होती है कि हमारे मंदिर में सौंदर्यीकरण कर दिया जाए, हमारे मंदिर के लिए रोड कर दी जाए। कहीं भी ये मांग नहीं आती कि हमारे विद्यालय में ऐसा किया जाए। आज मैं मंदिरों का विरोध नहीं करता, मंदिर हमारे आस्था के केंद्र है, आराध्य है, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर हमारा शिक्षा का मंदिर है। ऐसा नहीं है, जो पहले के पढ़े लिखे लोग हैं उसमें भी कई लोग हमारे जो है IAS PCS पढ़े, उन्हीं स्कूलों से पढ़े। आखिर शिक्षा का स्तर गिरा तो हमारी कमी गिरी, हमारी उदासीनता से गिरा। हम लोग, मैं यहाँ पर भी जा गया, ठकीना में भी देखता हूँ कि कोई PTM में नहीं आता, पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आता। क्यों नहीं आता? उनको पता ही नहीं है मेरे बच्चे स्कूल पहुँचे नहीं पहुँचे। हमने भी तो इसी विद्यालयों से पढ़ा है, उसमें बच्चे हुआ करते थे, एक कम्युनिटी के साथ हम जाते थे। लेकिन आज क्या है? आज कुछ भी नहीं है। आखिर सब कहीं ना कहीं गलती हमारी है। सरकार के ऊपर मैं इस बात कहना चाहता हूँ कि नेता चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो या ग्राम पंचायत, नेता कोई काम नहीं करता, काम उसके सलाहकार करते हैं। काम क्या करते हैं? उसके सलाहकार काम करते हैं। ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सबके सलाहकार होते हैं। मैं खुद ग्राम प्रधान, मैं भी अपने जो है 2-4 दिन हमने भी
सलाहकार रखे हुए हैं, या उनसे हम सलाह लेते हैं कि आप ऐसा वैसा ऐसा करना था, वो हमें सलाह देते हैं कि आप इसमें से ऐसा होना चाहिए। वैसे विधायक जी की बात आती है, वही सांसद जी की बात आती है, वही प्रधानमंत्री जी की बात आती है। तो जिस समय हमारे विधायक जी का या सांसद जी का प्रोग्राम लगता है, तो उस समय हमारी मांगे क्या होनी चाहिए? विद्यालय की होनी चाहिए, सड़कों की होनी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पटिया चौरा पवन चौना रोड 2002 में शुरू हुआ था। 2002 में ये रथ क्षेत्र बनी थी। उसके बाद 2006 में ये त्वरित गति से कार्य हुआ और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के जो दिल्ली मुख्यालय है उसके पोर्टल पर शिकायत की, अपनी शिकायत दर्ज कराई। जिन जिन मंचों से मैंने बीटीसी में बात उठाई, मैंने परिवहन मंत्री से बात की, तो वहां पर हमको बताते हुए भी शर्म लगती है कि हमारा काम जो है 2006 से शुरू हुआ था और अभी तक रुका हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारे वहां के लोग कहाँ रहे आज तक। और हमारा तो दुर्भाग्य रहा है कि हमारे कार्यकाल आते ही जो है कोरोना आ गया। जो आप आजकल इस समय देख रहे होंगे काम चल रहा है, त्वरित गति से तो नहीं कहेंगे हम, द्रुत गति से काम चल रहा है। और मई लास्ट तक उन्होंने हमें दिया है कि ये काम हम मई में लास्ट तक खत्म करें। मैंने बेल वालों से कहा, मैंने नेगना वालों से कहा, मैंने भगंजन वालों से कहा, मैंने जगनगेरा वालों से कहा, खाया वालों से कहा कि एक दिन जो है ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, केवल 10 जने से मेरे साथ चलिए और हम एडीएम साहब के पास एक अल्टीमेटम देते हैं कि 1 महीने के अंदर अगर 15 भाई वो एसडीएम में पूरा क्षेत्र है, उनको समय तो देना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर हमारा अगर ये रोड का काम शुरू होता तो हम सांकेतिक जो है धरना देंगे, लेकिन कोई घर से निकला नहीं। एक जनप्रतिनिधि के आप ऊपर आप वो नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। पब्लिक का साथ देना बहुत जरूरी है। पब्लिक का साथ देना, जब तक पब्लिक साथ नहीं देगी, वही बात शिक्षा में है, वही बात स्वास्थ्य में है। मैंने एएनएम सेंटर के लिए यहाँ पर मांग रखी है सदन में, और हमारे कुछ गांव के दानदाताओं ने जमीन देने के लिए भी यहाँ पर सहमति जताई है। उसकी प्रक्रिया हमारी चल रही है। हम ज़्यादा उतार चढ़ाव ज़्यादा वो नहीं कहते, जब काम धरातल पर आता है तभी जाके उस बात में जाते हैं। इस रोड के बारे में भी हमने कितनी लिखा पढ़ी करी उसको मैं जानता हूँ, कितनी जगह फोन करे, आज धरातल पर काम हो रहा है, दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो इस बात को मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जब काम होगा तो अपने आप दिखेगा, ढिढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। मैं हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बता दूँ आप कि अगर आप कोई भी भाई बंधु अगर पहाड़ की तरफ आने के लिए इच्छुक होता है और उसके लिए कोई आपके उसमें गाड़ी और दुकान छोड़ के कोई रोजगार का साधन उनके आपको दिख रहा है कि लघु उद्योग कुटीर उद्योग जो उनको लगता है हम लोग चालू करें, तो कैसे शुरू करें, उनके लिए कोई स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि कोई आवास या कोई लोन इस टाइप है तो आप बता दीजिए उनको। देखिए साहब, जहाँ पर रोजगार वाली बात है, हमारे क्षेत्र में इस समय प्रेजेंट जलागम परियोजना काम कर रही है और संजीवनी परियोजना जो है काम करने वाली है। उन्होंने डाटा इकट्ठा कर लिया है। जलागम के द्वारा आपको पॉली हाउस, मुर्गी फार्म, बकरी पाड़े ये मिलेंगे। उसमें जलागम के द्वारा जो आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी तो उसमें आपको 10% अनुदान देना पड़ेगा। और जो संजीवनी परियोजना है ये वित्त पोषित जो है जर्मनी द्वारा है, इसमें आपको एक भी पैसा नहीं देना है। सब चीज वो मुहैया कराएंगे, आपका पॉली हाउस हो या आपका मुर्गी बाड़ा हो, बकरी बाड़ा हो, इस तरह की जो है परियोजना उनकी
बागवानी के क्षेत्र में आप फलदार पौधे लगाइए, पेड़ वहाँ से मिलेंगे, बकायदा वो आपके एरिया को तार बाड़ कर देंगे। अब समस्या इस बात की है कि इस तरह की योजनाएं को, परियोजनाओं को हमारे गांव में कोई लेता ही नहीं है। समस्या यहाँ पर आती है। जब फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है, आपका वहां से एक पैसा, बकायदा जो आपको पॉली हाउस बनाया जाएगा उसमें अगर आप मजदूरी करते हो तो उसमें पैसा मिलेगा, उस मजदूरी का भी पैसा मिलेगा। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, लेकिन हमको नशा जो है दिल्ली का लगा हुआ है, देहरादून का लगा हुआ है, रामनगर का लगा हुआ है, हल्द्वानी का लगा हुआ है। तो आप जो बोमड़ जाना डैम जी और खायो जो डैम जी नेगड़ा डैम थोड़ी उतरो ना, जब तक ये नशा नहीं उतरेगा सरकार योजना बनाती है, उसका लाभ कौन लेता है? हम लाभ नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? हमारे पास जागरूकता नहीं है। जल संरक्षण हमारे वहां सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? पानी की आ रही है। जल संरक्षण में क्या काम कर रहे हैं? हम खाल बना रहे हैं, खंती बना रहे हैं। सरकार कोई बेवकूफ नहीं जो इतना पैसा खर्च कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारा, जो हमारे नौले के ऊपर के क्षेत्र हैं वहां पर हमको खंती बनाने नहीं दी जाती, जमीन बंजर पड़ी हुई है। क्या होगा? हमारा पटाव जो है बेकार है। मैंने इस बात को कहा, मैंने कहा तुम खंती जो नौले हैं हमारे उनके ऊपर खंती बना दीजिए, उनके बगल में हम पेड़ लगा देंगे, खंतियों के साथ तुम्हारे जो है पेड़ भी तुम्हारे पैदा होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम सरकार को हर तरफ दोष नहीं दे सकते। चलो देखो वो तो जो भी है, लेकिन मैंने अभी बहुत लोगों के मुख से सुना, आप इस बात को एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि जितने भी हमारे खाल खंती बन रही है, मतलब मैंने सुना, मैं इस बात को आपसे एक बार फोन पे भी बोलने वाला था, लेकिन मैंने बोला कि जब बातचीत होगी तभी बोलूंगा। जितने भी खाल हाल बनने हमारे यहाँ पे, मैंने सुना है कि ये गवर्नमेंट इसको खाली वेस्ट कर रही है करके। मैंने मेरे से बोल दिया, लेकिन मैं उनको जवाब इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी। उस जानकारी को मैं बताऊं, उसमें जो है आप एक अपने गांव को देखिए, आप नेट पे देखिए खंतियों का प्रभाव कितना पड़ा। आप देवीधुरा में जाइए, आप अल्मोड़ा साइड में जाइए, आप पिथौरागढ़ में जाइए, जहाँ के लोग जागरूक है वहां जाइए। इन खंतियों को बनाने से वहां जो जंगल बिल्कुल वीरान हो गए थे, सूख गए थे, आज वो हरे भरे हो गए। ऐसा नहीं है, इनका प्रभाव जो है दूरगामी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ जंगलों में जो चीड़ है, जब तक हम चीड़ को खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारा पानी, चाहे हम कितनी कोशिश कर लो, पानी नहीं। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वेस्ट हो रहा है हमारे, क्योंकि हम उसका यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन जो लोग जागरूक हैं उन खंतियों को वैसी जगह पे बना रहे हैं, अपने खेतों में बना रहे हैं और अगल बगल में पौधे लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें नजरिया बदलना होगा। जब तक हम नजरिया नहीं बदलेंगे, हम एक सीमित क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को देख रहे हैं, और हम तो जो है वो देख रहे हैं, इधर उधर भी जा रहे हैं, ट्रेनिंग में भी जा रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, अपनी अपनी सोच की बात सी बात। तो ठीक है, अभी हम एक लास्ट सवाल है मेरे सर से, उसके बाद हम आगे फिर आपसे बात करते रहेंगे। अभी हमें धरातल पे जब से हम पहाड़ की तरफ आए, हमें धरातल पर भी बहुत काम देखने को दिख रहा है, और इसमें गवर्नमेंट की प्रशंसा की जाएगी। और ये जहाँ से भी आया काम, जिसकी तरफ भी आया, जैसे कि सौर लाइट का लगना, जो कि गांव के लिए एक बहुत ही, इसको अच्छा आप कह सकते हो, अच्छा संकेत कह सकते हो इस बात को। और तुम्हारा कूड़ादान का हर जगह कूड़ादान लगे हैं, आप देख सकते हैं। इनको आपको एक बार नॉर्मली सर से जब दूसरी मीटिंग होगी तब दिखाएंगे आपको हर चीज़ को। और आपका चेयर बैठने वाली, तो हर जगह पर हर स्टैंड पे चेयर बनाए गए हैं। आपको हम एक बार धरातल पर जो काम इनका दिखाएंगे चलते चलते, तो उस काम को हम तब दिखाएंगे आपको। और एक आखिरी सवाल हमारा है, उसके बाद हम अपनी वीडियो को विराम देंगे। पहाड़ों में जितने भी सीढ़ीदार खेत हैं, तो उनमें बारिश की वजह से, पानी की वजह से कोई भी अनाज नहीं हो पा रहा है, तो बंजर हो गए हैं। अगर कोई व्यक्ति एनजीओ के लिए जो इनका बता देती स्कीम, अगर उसके लिए बात करना चाहता है तो मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप बात कर सकते हैं डायरेक्ट सर से। और लेकिन जो इन खेतों की कोई है उपाय इनका, कोई इनको कुछ हो सकता है अगर जोड़ी नहीं, उसमें मडुआई हो, गेहूं हो, कुछ और उपाय है जिसमें और हम और चीज। उसमें ऐसा था कि जब मैंने 2019 में चार्ज लिया था, उसके बाद सबसे पहले एक महीने के बाद मैंने जस्ट किसी विभाग की मीटिंग यहाँ पर अपने गाँव में कराई।
और उसमें कृषि विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञ जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो आए। तो उन्होंने कहा कि सबसे मूल समस्या है तो जो बारिश हो गई है हमारी वो मतलब जैसे बरसात होती थी, बरसात में ही बारिश होती थी, लेकिन अब वो जो मौसम का चक्र जो है वो विपरीत घूम रहा है। इसमें बरसात के समय बरसात नहीं हो रही है, या पहले हो जा रही है या बाद में हो रही है। लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि जो है सबसे बड़ा जो बंदरों का आतंक है, पहला पानी ना होना और दूसरा है बंदरों का आतंक, और तीसरे हमारे यहाँ इस समय जो है अब मोर भी दिखने लगे जो हमारी फसलों को जो है काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है कृषि विभाग वाले, आपने जब इधर से आते हो वेकेशन से इधर के आते हो तो आपने नौला में, जैतखौला में या जनरल में ये देखा होगा कि वहाँ पेड़ जो है खेतों के किनारे पेड़ साफ कर दिए। तो बंदर की एक प्रक्रिया होती है, एक उसका स्वभाव होता है कि वो 50 मीटर से ज्यादा वो नहीं भाग सकता। अगर 50 मीटर से ज्यादा भागना होगा तो क्या होगा, 50 मीटर के बाद वो अगर उसको पेड़ मिल गया तो पेड़ में उछल जाएगा। अगर 50 मीटर से ज्यादा वो नहीं भागेगा। तो जो बंजर वाली बात है, बंजर वाली बात इसलिए हो गई है क्योंकि, और जो ये मोर वाली बात मैंने कही, तो वहां पर कृषि विभाग वाले एक पाउडर देते हैं, पाउडर देते हैं और उस पाउडर को आपने स्प्रे करना है पानी के उसमें डाल करके, फिर उसको उसका जो है असर 15 दिन तक रहता है। उस 15 दिन के भीतर आपके वहां ना कोई जानवर आएगा ना कोई आपके उसमें, जिस समय फसल होती है जैसे हमारा मिर्च होती है तो हर 15 दिन में कर दो। हाँ, मिर्च तैयार होने के जैसे तैयार मिर्च में फली लगनी शुरू होती है तो उस समय उसको उस स्प्रे को एक बार छिड़क दो तो 15 दिन तक आपके यहाँ ना पक्षी आएगा ना बंदर आएगा। 15 दिन की उसकी मियाद। तो हमें अगर किसी को बचाना है तो हमको वैज्ञानिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट हर तरफ से सोच रही है, तो कृषि विभाग वाले हर जगह जो है प्रशिक्षण कैंप लगाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, कृषकों को बुलाते हैं, और जो जहाँ के कृषक जागरूक हैं वो लोग जाते हैं वहां। तो मैं फिर उसी बात को कह रहा हूँ कि हर काम के लिए हम सरकार को दोष, ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है, ऐसा नहीं है, सरकार सोच रही है उसके ऊपर। अब ये मैं कहता रहा हूँ, पाउडर के लिए कहा था उन्होंने कहा तुम आप आइए और पाउडर हमसे ले जाइए, और फसल तैयार होने से पहले उसको 1 महीना, आपने 15 दिन में एक बार, 1 महीने में फसल तैयार हो जाती है। 2 ही बार तो छिड़कना है, लेकिन इतना तो हमको अगर फसल बचानी है, खेत बचाने हैं, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है। तो दोस्तों सर से बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। तो आपको अगर किसी भी प्रकार की खेती से संबंधित कोई बात की जानकारी लेनी है तो आप इन सर से ले सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा उनका। और आगे हमारे वीडियो बनने के लिए आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं और हमारे चैनल पर बार बार कमेंट में भी लिख सकते हैं कि हमें हमसे बात करनी है। अगर इस क्षेत्र में कहीं भी, ऑल उत्तराखंड, ऑल इंडिया, कहीं भी अगर आप रह सकते हो, अगर हमसे आप फेस टू फेस नहीं मिल पाते हैं तो हमारा सोशल मीडिया गूगल मीट के तहत हम मीटिंग में बात करते हैं, अब हम लोग उसमें मिल सकते हैं। तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। और आगे नई नई वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। धन्यवाद। जय देव उत्तराखंड, जय भारत।